हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये कुछ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं ओएमओ एंड बैंक रेट। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो फर्स्ट है रेपो रेट। अब हम रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, इसे आप इम्पॉर्टेंट समझ लो। एंड रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इट्स लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स। कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसको अपने कस्टमर्स को लोन देने के लिए पैसे चाहिए। पैसे एक बैंक के पास कहाँ से आएंगे? तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए, मेरे को मेरे कस्टमर्स को लोन देना है। तो आरबीआई बोलेगी कि ठीक है, हम आपको उस कमर्शियल बैंक को लोन तो देंगे बट हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो बैंक बोलता है ठीक है। अब वो आरबीआई से लोन ले लेता है। अब उसने आरबीआई से लोन लिया। अब सपोज उसने आरबीआई से लोन लिया 6% पे, तो वो उसे इंटरेस्ट भी देना है 6% का, उसे लोन भी वापस करना है। तो वो आगे अपने कस्टमर्स को थोड़ा हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब एक और चीज़, रेपो रेट जब हम रिड्यूस करते हैं, तो रेपो रेट जब हम रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, पहले 6% था, अब 5% बन गया। जब रेपो रेट रिड्यूस हो गया तो बैंक ज़्यादा अमाउंट लेंड कर सकते हैं, ज़्यादा लोन ले सकते हैं। ज़्यादा बैंक लोन लेंगे तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा रहेगा। अब वो अपने कस्टमर्स को भी थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट में लोन देंगे। तो क्या होगा, उससे पीपल क्या होंगे, ज़्यादा लोन लेंगे, बैंक ज़्यादा लोन देंगे, लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अब लोग लोन्स लेके अपने हाउसेस, कार्स, मशीनरी जो भी खरीदना है वो खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, लोग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, अपने वर्क के लिए लोन ले रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और उससे इकॉनमी ग्रो होगी। अब जब आरबीआई इंक्रीज कर देता है रेपो रेट 6 to 8%, जैसे 6% से 8% हो गया, तो क्या होगा, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी, लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोन्स कम लेंगे, तो लोन्स जस्ट कॉस्टली हो गए, क्योंकि तो पीपल क्या होंगे, कम लोन लेंगे, लोन कम लेंगे तो वो परचेज कम करेंगे, हाउसेस, कार्स, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड फॉल होने लगेगी, प्राइजेस फॉल हो जाएंगे चीज़ों के, इन्फ्लेशन फॉल होने लगेगी। ये अच्छी बात है कि आरबीआई जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन फॉल होती है, बट उसमें इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाती। हमारी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि लोग अपने काम नहीं कर रहे, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोग अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे। तो इसीलिए आरबीआई को एक बैलेंस बनाना पड़ता है रेपो रेट के बीच। ना तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ना वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंक्रीज़ करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों के लिए मनी बहुत मतलब ईजिली लोन्स मिल जाएंगे, और वो कुछ भी हाउसेस, मशीनरी ज़्यादा ओवर कंजम्पशन करने लगेंगे। तो उन्हें एक बैलेंस बनाना पड़ता है रेपो रेट के बीच में, कि वो कितना रिड्यूस कर सकते हैं और कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रेपो रेट। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, जो था रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, हमने जो पढ़ा उसका अपोजिट। हमने रेपो रेट में क्या पढ़ा था, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ बैंक बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसे लेता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं आरबीआई उनसे पैसे लेता है। इट्स लाइक अ सेफ्टी थिंग, कि आप कुछ अपना एसेट, कुछ अपना पैसा हमें दे दो, वो हम आपका संभाल के रखेंगे। ठीक है, सपोज कोई बैंक है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी बचा हुआ है, उसने सब लोन्स दिए अपने कस्टमर्स के, उस पर एक्स्ट्रा मनी है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, डिपॉजिट योर मनी विद मी एंड आई विल पे 4% इंटरेस्ट, और इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर कोई बैंक है, उसके पास एक्स्ट्रा मनी है या कुछ पैसे एसेट्स बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा मनी है, तो आरबीआई उनके पास जाएगा, बोलेगा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो मुझे वापस कर दो,
एंड मैं उस पैसे को अपना संभाल के रखूंगा एंड मैं उस पर आपको इंटरेस्ट दूंगा। अब बैंक एग्री हो जाते हैं तो ये होता है 4% रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या हो, अगर पहले 4% था अब 6% हो गया, तो बैंक्स क्या सोचेंगे, वाई टेक रिस्क गिविंग लोन्स। तो वो क्या, बैंक क्या सोचेंगे, ये भाई लोगों को हम क्यों लोन दें, हम अपना ज़्यादा पैसा बचा के रखेंगे, ज़्यादा पैसा बचाएंगे तो हम क्या करेंगे, सारा आरबीआई में सेफ रख देंगे, आरबीआई हमें इंटरेस्ट भी देगा तो हमारा पैसा इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, लोगों को कम पैसा जाएगा, लेस मनी गोज टू द पब्लिक, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन फॉल हो जाएगा। इसीलिए जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, वो हमेशा मतलब बैलेंस होता है वो भी। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आपको ध्यान रखना है, रेपो रेट में होता है जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएगा, लोन लेगा और अपना कस्टमर्स को मनी देगा। अब अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है तो आरबीआई उनको बोलेगा कि अपना एक्स्ट्रा पैसा हमें दे दीजिए, हम उस पर इंटरेस्ट आपको देंगे। तो ये रेपो रेट होता है, तो रेपो रेट होता है जब आरबीआई मनी लेंड करता है। रिवर्स रेपो रेट होता है जब बैंक्स अपना मनी आरबीआई में रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। नाउ दिस इज थर्ड, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, अब इसका क्या मतलब होता है, CRR is the percentage of deposit that bank must keep with RBI as cash. Banks cannot lend that money. अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, सपोज करो कि किसी बैंक के पास 100 रुपीज है, ठीक है, और CRR है 4%, तो 4% है तो बैंक को 4 रुपए आरबीआई के पास रखने ही पड़ेंगे। कैश रिजर्व रेशियो वो कैश होता है जो कोई भी बैंक आरबीआई के पास फिक्स्ड अमाउंट रखता है एंड वो मनी बैंक यूज नहीं कर सकते लेंड करने के लिए, कमर्शियल बैंक उसे यूज नहीं कर सकते, तो उनके पास कितना बचा, ओनली 96 कैन बी यूज्ड फॉर लोन्स। मैंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर CRR इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, अगर CRR इंक्रीज करेंगे, रेशियो इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखा जाएगा और बैंक्स के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, जिससे क्या होगा, लोन डिक्रीज हो जाएंगे, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन फॉल हो जाएगा। इसीलिए ये है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अब ध्यान रखिए, कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट है जो कोई भी बैंक आरबीआई के पास रखता है एंड वो उसे यूज नहीं कर सकता लेंड करने के लिए, वो एक सेफ्टी डिपॉजिट की तरह आरबीआई के पास रखता है। थर्ड है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है कि कोई भी बैंक आरबीआई के पास कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है। अब मतलब आप ये सोचोगे कि जो हमने CRR पढ़ा था और SLR, इनमें फ़र्क क्या है। CLR जो हमने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ा था उसमें सिर्फ कैश रखा जाता है, उसका नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो, तो हम सिर्फ उसमें कैश रखेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आप कैश रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो, अपने एसेट्स रख सकते हो, कुछ भी आप आरबीआई के पास सेव एज अ डिपॉजिट रख सकते हो और वो हमें हमेशा रिमेन, मतलब सपोज आपके डिपॉजिट 100 है, SLR 18% है, बैंक मस्ट कीप 18 इन अप्रूव्ड एसेट्स। आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, कैश ही हो, वो आपके एसेट्स हो सकते हैं, आपकी कोई गोल्ड हो सकता है, आपकी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, और जितना पैसा बचेगा वो आप यूज कर सकते हो फॉर गिविंग लोन्स। तो कैश रिजर्व रेशियो में और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में ये फर्क होता है कि कैश रिजर्व रेशियो में सिर्फ हम कैश रख सकते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हम अपना कैश, अपना गोल्ड, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोन्स, मतलब जो भी हमारी एसेट्स हैं हम उन्हें रख सकते हैं। Now open market operation. What is open market operation? Open market operation होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। जब आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करती है, एक मार्केट होती है जहाँ आप इजीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें आरबीआई बाय सिक्योरिटी, अब अगर आरबीआई खुद सिक्योरिटीज खरीदती हैं तो क्या होगा, आरबीआई परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक। अब जो भी बैंक के पास गवर्नमेंट बॉन्ड है वो आरबीआई ने खरीद लिए।
अब आरबीआई मनी पे करेगी उन्हें खरीदने के लिए, भाई आरबीआई ने बॉन्ड्स खरीद लिए, वो मनी पे करेगी। बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा लोन्स देगा, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अब अपोजिट हो गया कि आरबीआई अगर सेल कर रहा है, आरबीआई सेल कर रहा है तो बैंक्स खरीदेंगे, आरबीआई सेल कर रहा है तो बैंक्स खरीदेंगे, बैंक्स ने सिक्योरिटीज खरीदी आरबीआई से। अब बैंक आरबीआई को मनी देगा, जिससे क्या होगा, बैंक के पास से मनी जाएगा बाहर। जब बैंक के पास से मनी बाहर जाएगा, लेंडिंग होगी, बैंक के पास मनी कम बचेगा, बैंक के पास मनी कम बचेगा तो कम लोन्स देगा, और जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो द नेक्स्ट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक। अब रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में भी बैंक लोन देता है, बैंक रेट में भी बैंक लोन देता है, बैंक मतलब आरबीआई। रेपो रेट में भी आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, मनी लेंड करता है, एंड बैंक रेट में भी आरबीआई मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। बट रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जब लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी लेंड करना कमर्शियल बैंक्स को, तो हम बैंक रेट यूज करते हैं। बैंक रेट में कोई कोलेट्रल नहीं होता। कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो होती हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज, बैंक रेट में कोई कोलेट्रल सिक्योरिटीज नहीं होती, बट रेपो रेट में हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेट्रल देना पड़ता है। तो ये फर्क है। रेपो रेट आप समझो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, बैंक रेट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। और वही अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो बोरिंग एक्सपेंसिव हो जाएंगी, लोन्स कम होंगे और मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। बैंक रेट अगर डिक्रीज होते हैं तो बोरिंग स्टीप हो जाएंगी, बैंक लोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बैंक रेट है। आई होप ये आपको सारे समझ आ गए। बैंक अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, वही फिस्कल पॉलिसीज के भी यही दोनों नेम्स थे, मॉनेटरी पॉलिसी के भी यही दोनों नेम है। ये यूज ड्यूरिंग रिसेशन, और एक्सपेंशनरी हमेशा रिसेशन के टाइम यूज होता है, और कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा इन्फ्लेशन के टाइम यूज होता है। आरबीआई के ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि आरबीआई रिड्यूस करेगा इंटरेस्ट रेट। आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोन्स चीप हो जाएंगे, बिजनेस ज़्यादा बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। सोचिए, अब इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो गया है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन्स हमारे एक्सपेंसिव हो गए हैं, बोरोइंग डिक्रीज हो गई, डिमांड फॉल हो गई और इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गई है। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, और जब रिसेशन हो रहा होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देता है। तो ये है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम रीड करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जर्नल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं। ये होते हैं रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ एंड बैंक रेट। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ओवरऑल जर्नल इंस्ट्रूमेंट है, सब पे अप्लाई होंगे। अभी आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कुछ जर्नल स्पेसिफिक सेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इसमें आ गया मोरल सुजान, क्रेडिट राशनिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ एंड बैंक रेट सब तो समझा दिए हैं ये क्या होते हैं। अब ये है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स को हम बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑल्सो। ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होते हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कुछ सेक्टर्स को मनी देना, कुछ सेक्टर्स को मनी नहीं देना अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़, या वो कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई गलत एक्टिविटी है। होर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। होर्डिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक्सेस, आपके पास कोई भी सामान है, आई मीन जस्ट आप सोच लो कि एग्जांपल लिफ्ट ट्रेडर है, उसके पास 500 शुगर बैग्स हैं, उसने उन शुगर बैग्स को मार्केट में देने के बजाय अपने पास रख लिया, दैट इज कॉल्ड होर्डिंग, ताकि शुगर की सप्लाई कम हो जाए, मार्केट में शुगर कम हो जाए और प्राइसेस हाई हो जाएं। तो इलीगल एक्टिविटीज़ को कोई उनको एक्सेस तो यूज़ नहीं कर रहा, उनके साथ गलत, उन्हें मतलब गलत वे में तो नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए ये होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है कि वो डिसाइड करेंगे किस सेक्टर को कितना अमाउंट, कितना मनी मिलना है।
उसमें फर्स्ट आता है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कि आरबीआई फिक्स कर देता है कि एक अमाउंट की सिर्फ इतना ही लोन बैंक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे 50 करोड़ अगर वो रियल स्टेट को दे रहे हैं तो कितनी भी डिमांड हाई हो बैंक उन्हें एक्सीड नहीं कर सकता। इसका मेन पर्पस क्या है? एक्सेसिव लेंडिंग्स को कंट्रोल करना। सेकंड इज मॉरल सुजान। मॉरल डिज़ाइन का मतलब होता है उनको परस्यू करना, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को उन्हें समझाना कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। ये सिर्फ एक परसुएशन होता है, कोई लीगल कंपल्शन नहीं, एक परसुएशन टेक्निक है जहाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को समझाते हैं। थर्ड इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मार्जिन रखना। ये देखिए, मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मार्जिन इज लाइक अ सिक्योरिटी जो बैंक अपने पास रखता है। अब जैसे सपोज एक फार्मर है, उसे 1 लाख चाहिए, बैंक उसे लोन देगा 80,000 का, तो 20,000 क्या हुआ? मार्जिन। दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट कि अगर किसी को लोन चाहिए 1 लाख का, तो बैंक उसे पूरा 1 लाख का लोन नहीं देगा, वो उसे कम लोन देगा। उसे 80,000 का लोन देगा, या उसे अगर उसे 2 लाख का लोन चाहिए तो उसे 1,80,000 का लोन दे दिया। तो इसे बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बैंक एक पर्सन को जितना लोन चाहिए वो कभी भी फुल लोन नहीं देते, हमेशा कम देते हैं। अगर वो मार्जिन इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? बोरिंग डिफिकल्ट हो जाएंगे और क्रेडिट डिक्रीज हो जाएंगे। इसका पर्पस क्या है? टू डिस्करेज स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज। जो भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज है उनको डिस्करेज करने के लिए, इसलिए बैंक कभी भी फुल लोन नहीं देता, वो हमेशा कम देता है। डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब होता है? आरबीआई टेक एक्शन अगेंस्ट बैंक। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कोई भी बैंक है, उसको रूल्स और रेगुलेशन समझाती है, बट स्टिल वो उन रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है, उन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ वर्क नहीं कर रहा है, तब आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है। इसमें क्या होता है? पेनल्टीज होती हैं, रिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन होता है, रेगुलेटरी एक्शन होते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है? टू इंश्योर कंप्लायंस, मतलब सारे बैंक्स अच्छे से काम करें। तो डायरेक्ट एक्शन होता है कोई भी बैंक अगर आरबीआई की गाइडलाइन इग्नोर करेगा तो आरबीआई उसके साथ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। नाउ कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी पर्सन है, अगर वो एक लग्जरी कार ले रहा है, बहुत सारी लग्जरी कार्स ले रहा है, बार बार इंस्टॉलमेंट्स और बैंक और उनसे क्रेडिट ले रहा है और फिर लग्जरी कार्स खरीद रहा है, एंड अगर आरबीआई को पता लगता है, आरबीआई को पता लगता है, तो वो क्या करते हैं? वो डाउन पेमेंट इंक्रीज कर देंगे, वो लोग रीपेमेंट पीरियड रिड्यूस कर देंगे, परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। इन सबसे क्या होता है? अननेसेसरली बोरोइंग्स जो लेते हैं कुछ लोग, उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इसमें आप उनके क्रेडिट स्कोर्स, उनका वो कितना क्रेडिट ले रहे हैं, ये सब देख के उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। हमने कल फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में सब कुछ पढ़ा, आज हमने मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट करी है। कल हम पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, तो कल हमने ये सब पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने आपको एक शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कौन सी हैं? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। कल हमने पूरा फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मैंने अपनी वीडियोस में जैसे आपको पीपीटी में सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया इन डिटेल में, ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स है जिससे आपको हमें याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा। इट्स लाइक अ माइंड मैप। तो हमने आज मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई एंड क्रेडिट से, जो मनी सप्लाई और क्रेडिट हम इकोनॉमी में कंट्रोल करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जर्नल टूल्स। जर्नल टूल्स जो सब पे अप्लाई होते हैं। इसमें रेपो रेट आता है, रिजर्व रेपो रेट आता है, सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, एंड बैंक रेट आता है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा कैश होता है, तो वो एक्स्ट्रा कैश को आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है वापस, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने टोटल अमाउंट का, टोटल मनी का कुछ पार्ट
आरबीआई के पास रखवा देते हैं एंड वो उसे यूज़ नहीं करते लेंडिंग में, वो आरबीआई के पास एज अ डिपॉजिट ही रखा रहता है। अब आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी होता है वो एसेट्स जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवा देता है डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कैश रिजर्व रेशियो में सिर्फ कैश रखा जाता है एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में हम एसेट्स रख सकते हैं, बॉन्ड रख सकते हैं, कोई भी हमारा कैश है, एसेट है, बॉन्ड है, हम सब रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन वो प्लेस होती है जहाँ आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है एंड परचेज करता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है वो रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं क्वालिटेटिव रूल्स। क्वालिटेटिव रूल्स होते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट, जब हम कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स को ही क्रेडिट देते हैं और मनी देते हैं, तो ये होता है क्वालिटेटिव रूल्स। अब आता है सर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब आप बैंक से, जैसे आप बैंक से मनी लेने गए 1 लाख, बैंक आपको देगा 80,000, तो 20,000 क्या वो मार्जिन, वो मतलब पूरा लोन का अमाउंट नहीं देगा आपको। अगर 10 लाख लोन चाहिए तो आपको 8 लाख लोन देगा, तो वो जो 2 लाख है वो मार्जिन है जो बैंक अपने पास रखता है। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी। मॉरल सुजान। मॉरल सुजान का मतलब होता है परसुएशन। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अपने रूल्स और रेगुलेशन समझाते हैं उन्हें बोलते हैं मॉरल सुजान। मॉरल सुजान। क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है क्रेडिट रैशनिंग में क्या होता है कि आरबीआई एक लिमिट फिक्स कर देता है हर बैंक पे। आरबीआई एक लिमिट फिक्स करता है बैंक्स को कि आप अगर किसी, जस्ट सपोज किसी सेक्टर को 50 या 100 करोड़ की ज़रूरत है, उन्होंने 100 करोड़ दे दिए, बट फिर भी उस सेक्टर को और पैसे चाहिए, और मनी चाहिए, और क्रेडिट चाहिए, तो आरबीआई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई लिमिट फिक्स कर देता है कि हर पर्सन को या किसी भी सेक्टर को सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ मनी ही आपको देना है, सो दैट कोई भी एक सेक्टर पे ज़्यादा मनी ना हो और कोई भी एक सेक्टर पे कम मनी ना हो। ऐसा हुआ कि एक सेक्टर को ज़्यादा मनी चाहिए, आरबीआई ने ज़्यादा मनी दे दिया, अब दूसरे सेक्टर को चाहिए तो दूसरे सेक्टर को वो दे नहीं पा रहे, तो ये होता है क्रेडिट रैशनिंग। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्शन। व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्शन? डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है जब कोई भी बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस और रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, तो आरबीआई उस पर डायरेक्ट एक्शन लेता है, उन पर पेनल्टीज लगाता है, फाइन्स लगाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। नाउ फिफ्थ इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब होता है कि आरबीआई किसी भी कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट करता है। मतलब जैसे सपोज आप एक पर्सन हो और आपने बहुत सारी लग्जरी चीज़ें खरीद लिया ऑन क्रेडिट, तो आरबीआई क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, आपकी डाउन पेमेंट बढ़ा देगा या आपका लोन का पीरियड्स शॉर्ट कर देगा। इससे क्या होता है कि एक्सेसिव अब इससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव बोरोइंग्स हैं वो अननेसेसरली एक्सेसिव बोरोइंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, इसीलिए कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता है। तो ये कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, और ये 3 टूल्स हमने कल पढ़े थे फिस्कल पॉलिसी के: टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट बोरोइंग्स। टैक्सेशन इनकम होती है गवर्नमेंट की, फिर गवर्नमेंट टैक्सेस को स्पेंड करते हैं तो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब टैक्सेस खत्म हो जाते हैं तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती हैं। बोरिंग्स उनके बॉन्ड, डिवेंचर्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनसे वो बोरिंग करती है। तो ये फिस्कल पॉलिसी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू हो गया फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का। आई होप आपको समझ आया, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमने फिस्कल पॉलिसी कंप्लीट कर ली, हमने आज मॉनेटरी पॉलिसी भी कंप्लीट कर ली। थैंक यू।